पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस की आज एक सूची सामने आई, फिक्सेशन लिस्ट इसे कहा जा रहा है। ये वो सूची नहीं है जिसका सबको इंतजार है, लेकिन इसमें 11 नाम है, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन इस सूची के सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए। असंध से कांग्रेस के विधायक जो दूसरे गुट के माने जाते हैं, शमशेर गोगी, उन्होंने कहा ये लिस्ट सही नहीं है। लिस्ट कौन जारी कर देता है, कैसे जारी कर देता है, पता ही नहीं चलता है। इसके बाद उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो शमशेर गोगी पर भड़क गए और कहा कि उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मीडिया में जाकर बात नहीं करनी चाहिए। सवाल बार बार ये है कि ये जो एक सूची कोई आ जाती है तो क्यों कांग्रेस में वाद विवाद हो जाता है और फिर वही बात उठती है कि सब साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एक प्रभारियों की सूची जारी कर बता दिया है कि हरियाणा में वो पूरी तैयारी कर रही है। हरियाणा में 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं। सभी पार्टियां किसी भी स्तर पर चुनाव में कमजोर नहीं दिखना चाहती। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 10 लोकसभा सहित 90 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसमें खास बात यह है कि इन प्रभारियों में 10 पंजाब के मंत्री हैं। तो वहीं दूसरी ओर संगठन निर्माण के लिए माथापच्ची कर रही कांग्रेस ने कार्यक्रम निर्धारण समिति का गठन जरूर। कई नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी ने कार्यक्रम निर्धारण समिति को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम निर्धारण समिति की जो लिस्ट बनाई गई है वो सही नहीं है। शमशेर गोगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी उदय भान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोगी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह ही काम करना चाहिए। तो इसके आधार ढूंढने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बातें। और मैं कोई किसी के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं कह रहा हूं। एक इंस्टीट्यूशन है अध्यक्ष, तो इंस्टीट्यूशन जो है अध्यक्ष की तरह दिखाई देनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी के इस बयान पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कमेटी को लेकर कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लिए ड्यूटी लगाई गई है। जिन्हें ऐतराज है वो प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। लिस्ट कोई नहीं है, कमेटी बनाई है प्रोग्रामों के लिए। जो सारे प्रदेश में जो 90 विधानसभा हैं उसमें प्रोग्राम बनाए। पीसीसी प्रेसिडेंट का CLP हम जाएंगे कि किस डेट में, किस समय और कहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। वो सारा प्रोग्राम ये बातचीत करके जो मुख्य हैं उन सभी हल्कों में उन लोगों से बातचीत करके वो बनाएंगे। अगर कोई विधायक को कोई तकलीफ है तो बावरिया प्रधान है, वो हमारे प्रभारी हैं, उनसे बात कर ले। और अगर उससे भी आगे बढ़ जाए तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, जहाँ हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जाकर के अपनी बात कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम का है कि हमने तो अपना काम बांटा, थोड़ा काम हल्का करने के लिए। हालांकि पहली बार नहीं है जब उदय भान पर कांग्रेस के किसी नेता ने सवाल उठाए हों, लेकिन सवाल ये भी है कि जब कार्यक्रम निर्धारण समिति की एक लिस्ट पर पार्टी के नेताओं में इस तरह की बयानबाजी हो सकती है तो क्या संगठन निर्माण को लेकर आम सहमति बन भी पाएगी। साथ ही देखना यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई आखिर कहां तक जाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये जो कार्यक्रम निर्धारण समिति है, सिर्फ समिति पे जब विधायक शमशेर गोगी ये कहें कि कैसे बन जाती है लिस्ट पता नहीं, कौन तय कर देता है, और अध्यक्ष को अपनी गरिमा, मतलब अध्यक्ष को उनका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष पलटवार करके कह रहे हैं कि विधायक को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। जिनको दिक्कत है बाबरिया जी से बात कर लें, खड़गे जी से बात कर लें। ये सिर्फ निर्धारण समिति है, अभी तो सूची भी नहीं आई। वरुण जी, आपको, बहन सुमित्रा चौहान जी को और बहन सुमित्रा चौहान जी के सामने बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं, उनको बधाई हो सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बनने पर भी। हमारी पुरानी मित्र है भाई राकेश जी और भाई
डहनवाल जी, सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बात शुरू करने से पहले आपसे भी एक माफी मांगूंगा। मंगलवार को मैंने बातचीत करते हुए एक अमर्यादित शब्द प्रयोग किया था भाजपा के प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी के प्रति, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं था, पर आवेश में मैंने कर दिया, उसके लिए मैं खेद करता हूं। अब आपकी बात का सुन देता हूं। देखिए, बहन सुमित्रा जी भी लंबे समय तक हमारे साथ रही हैं। कांग्रेस नेताओं में एक बड़ी भारी कमी है कि वो कोई भी बात आपस में करने से पहले या उसको समझने से पहले मीडिया में जा पहुंचते हैं। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है, पर अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होनी चाहिए। अब गोगी जी का आरोप सही हो सकता है, गोगी जी की आपत्ति सही हो सकती है, पर कम से कम वो मीडिया में जाने से पहले पता तो कर लेते कमेटी क्या है। ये कोई कमेटी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, ये टू डे कार्रवाई जो दफ्तर की चलती है उसके संचालन के लिए है। हर दल के अंदर, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दल हो, जो डे टू डे कार्रवाई दफ्तर की होती है उसको चलाने के लिए जो भी अध्यक्ष होता है उसको विशेष अधिकार होता है। मैं उदाहरण के रूप में, जब बहन शैलजा जी थी अध्यक्ष उदय भान जी से पहले, उन्होंने भी कितनी समितियां अपने दफ्तर के संचालन के लिए बना रखी थी, कितने लोगों को जिम्मेदारी दे रखी थी, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो पदाधिकारी नहीं है। अब ये जो कमेटी बनी है, कार्यक्रम निर्धारण कमेटी, ये समन्वय के लिए बनी है, दफ्तर के अंदर बैठकर बातचीत करने के लिए बनी है। इसको ना तो कोई अधिकार है, ना ही संगठन बनाने की ताकत है। ये तो केवल लोगों से चर्चा कर समन्वय कर कार्य करेगी, सबसे मिलकर। तो ये कमेटी को फूल देना या इस कमेटी को ये मान लेना ये पदाधिकारी है, मुझे पता नहीं। गोगी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति, पुराने साथी हैं, गायक हैं, वो कैसे इसको पदाधिकारी मान रहे हैं। और यदि वो जरा भी शैलजा जी के समय की कमेटियां को देख लेते, क्योंकि के समय भी कोई संगठन तो बना नहीं था, पता नहीं शैलजा जी ने कितनी दफ्तर के संचय कमेटियां बना रखी। विद्रोही जी, तो ये केवल दफ्तर के संचालन की कमेटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे इतना बताएं, आपने इस कमेटी के 11 लोगों के नाम पढ़े या नहीं? मैंने पढ़े, और मैंने शैलजा जी बनाती थी वो भी पढ़े हैं। आप मैंने जो तुलना की है, मैं ज्यादा किसी की आलोचना नहीं करता, मैंने केवल आप और दर्शकों में छोड़ता हूं और गोगी जी के विवेक पर छोड़ता हूं कि वो दोनों कमेटियों का विश्लेषण कर ले। कोई भी अध्यक्ष बन जाए, कल मैं भी अध्यक्ष बन जाऊं पार्टी का, तो मैं भी पार्टी का जो दफ्तर का संचालन करूंगा वो अपने अनुकूल के लोगों को ही करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने डे टू डे कार्रवाई चलानी है। दिल्ली के अंदर भी जब कोई अध्यक्ष बनता है, आपको जानकारी हो, जब ये अपने खड़गे साहब जी अध्यक्ष बने थे और जब तक पदाधिकारियों की वर्किंग कमेटी की नियुक्तियां नहीं हुई थी, उन्होंने भी अपने कुछ लोग नियुक्त कर रखे थे। ये हर दल में, भाजपा में भी होता है। मुझे भाजपा के साथी बता दें, इनलो के बता दें, आप पार्टी के बता दें, हर दल के अंदर आंतरिक स्थिति के अंदर संचालन करने के लिए ऐसी समितियां होती हैं। जब इन समितियों को कोई अधिकार ही नहीं है, कोई पदाधिकारी ही नहीं है, तो किस बात की आपत्ति है? ये केवल समन्वय का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और वो भी कोई अपनी तरफ से नहीं करेंगे, वो जिले के सभी लोगों से सलाह मशवरा करके ही तो कोई कार्यक्रम तय करेंगे। कोई कार्यक्रम ये नेता चंडीगढ़ से बैठकर थोड़ी कर देंगे, ये तो जिला स्तर ही होगा। सुमित्रा चौहान जी, आपने सुना विद्रोही जी क्या कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ समन्वय के लिए कुछ लोग हैं, ये कोई सूची नहीं है। लेकिन आपने देखा क्या बयानबाजी हो रही है अध्यक्ष को लेकर, अध्यक्ष पलट के क्या जवाब दे रहे हैं। मैं सबसे पहले विद्रोही को बधाई भी दे, हमारे पुराने साथी भी रहे, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं भी लंबे समय तक 2005 का संगठनात्मक कांग्रेस का चुनाव और 10 का मैं खुद करता धरता रही हूँ प्रियांक के साथ। विद्रोही जी ने जो बात कही, ये कांग्रेस का मैटर है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते इसमें नहीं कर, लेकिन संगठन की बात जरूर रखूंगी कि ये समितियां संचालन करने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। अपनी व्यवस्था को सुचारू कैसे चलाए, ये पदाधिकारी नहीं है। आज
चाहे उदय भान की हो, चाहे भारतीय अनुशासन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सड़क पर कोई बात कहने के बजाय पार्टी के बंद कमरे में बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का वक्त आ गया। सभी दलों को अपनी व्यवस्था, अपना एजेंडा तय करना होता है, काम करना होता है। लोकसभा का भी चुनाव आ गया, 1 साल के अंदर विधानसभा का भी चुनाव, लेकिन पार्टी एक दल नहीं, एक दल के अंदर कई दल है, दल है, वो साफ दिखता है। और इसको कभी जिम्मेवारी एक नेता को दी जाती है, कभी दूसरे को दी जाती है, कभी तीसरे को, ये व्यवस्था हर पार्टी की होती है। लेकिन उसके सामने बात रखना कि कैसे संगठन बनेगा, कितने वर्षों से कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा। आप अभी जिलाध्यक्ष को लेकर ही नहीं आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी को लेकर ही नहीं आए हैं। अगर इस व्यवस्था चलाने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसका भी विरोध करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये कहूंगी कि विद्रोही जी ने सही कहा, एक संचालन समिति अगर कोई बनाता है तो बंद कमरे में जाके बात रखनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन सड़कों पर आने से अपने दल को कमजोर करता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज पढ़ने तक है। हमारे पन्ना सम्मेलन 90 की 90 विधानसभा में चल रहे हैं और हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारी बूथ कमेटियां हैं। अनुशासन के बिना कोई भी दल नहीं चलता, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पे बहुत मजबूत है। ठीक है सुमित्रा जी, मैं आता हूँ आपके पास। रजवंत, आपने सुना, देखिए सुमित्रा जी कह रही हैं ये दल हो गया है, विद्रोही जी बता रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, छोटी सी बात है। लेकिन क्या वाकई, मतलब मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि सूची आएगी तब क्या होगा? ये ट्रेलर है क्या जो हम देख रहे हैं अभी? देखिए जी, एक बात, कांग्रेस में आज वर्कर कम और नेता ज्यादा हो गए हैं, ये दिक्कत वहीं पे आ रही है। और नेता अपने से ऊपर किसी को मानने का तैयार नहीं है। आज हालात ये होगी कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को भी मानने की बात तैयार नहीं है। किसी भी पार्टी में अगर जिला प्रभारी लगाया जाए, प्रदेश प्रभारी लगाया जाए, तो उनका एक लेवल तय किया जाता है कि प्रभारी जी हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में कुछ इस हिसाब से चल रहा है कि जो प्रभारी आते हैं उस प्रभारी को, जिन लोगों के ऊपर प्रभारी लगाया जाता है वो प्रभारी को बदलवाने का काम करते हैं, या फिर प्रभारी की ऐसी हालत कर देते हैं कि वो मजबूरी में छोड़ के भागते हैं। तो ये हालात कांग्रेस के चल रहे। एक अच्छा आज इसको जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, लेकिन वो अपनी भूमिका जो है वो निभा नहीं पा रहे, तो शायद इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पार्टी का संगठन इनको बनाना है, कब तक बनेगा वो यही बता पाएंगे। बार बार डेट भी आ जाती है, लेकिन ये हकीकत है कि कोई भी पार्टी बगैर संगठन के नहीं चलती और बगैर अनुशासन के नहीं चलती। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो पार्टी भी आज सत्ता के दम पर भले ही चल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी बेवजह की बयानबाजी होती रहती है। कांग्रेस में वो बयानबाजी ज्यादा हो रही है क्योंकि ना तो उसका संगठन है और ना ही उनमें अनुशासन है। विद्रोही जी हमारे सीनियर प्रवक्ता है, वो इस चीज को जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनुशासन अगर किसी भी दल में नहीं रहेगा तो वहां पर निश्चित तौर पर इस प्रकार की एक बात बताइए मुझे रजवंत भाई, जो विद्रोही जी ने कही कि क्या वाकई मतलब शमशेर गोगी समझ नहीं पाए कि ये पदाधिकारियों की सूची नहीं है, ये तो अध्यक्ष जी ने अपने हिसाब से एक समन्वय के लिए कमेटी बनाई है, वो ऐसी बयानबाजी मीडिया में कर दें? समन्वय समिति बनाना तो गलत नहीं है, लेकिन गोगी जी भी अब विधायक हैं। अब ये तो वो चीज तय करेंगे ना कि वो समझ नहीं पाए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये तो वो ही तय कर पाएंगे ना। इस चीज की उनकी बातों का अंदेशा हम कैसे लगा दें? लेकिन ये चीज जरूर है कि इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भ्रमित होता है, और शायद इसी की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी चाहती यही है कि कांग्रेस जो आज मुख्य विपक्षी दल है उसकी हालत इस प्रकार से हो जाए और हम अपना उसका बेनिफिट उठा ले। इसी की वजह से चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल दल पार्टी जो अपने आप में विकल्प के रूप में उभर के आई है, जनता उनका विश्वास जनता ने क्यों जीता है? जनता का विश्वास इसीलिए जीता है क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं पार्टी के वर्कर भी उनकी बात मानते हैं, शीर्ष नेतृत्व की बात पार्टी के नेता मानते हैं और वर्करों की बात शीर्ष नेतृत्व मानता है। तो उन दोनों का जो समन्वय बना है, जो सामंजस्य से अलग उसी पार्टी का संगठन जो बिखर चुका था, मैं आज आपको चीज बताना चाहता हूँ, जो हर बार मैं स्वीकार करता हूँ, बिखर चुके संगठन को दोबारा खड़ा करने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया है। उसी के दम पर ठीक है, आपकी बात आ गई। राकेश भड़ाना, एक तो आपके प्रभारियों की सूची आ गई है और पंजाब के सभी मंत्रियों को आपने ड्यूटी पे यहाँ लगा दिया है। हरियाणा में क्या स्ट्रेटेजी है, एक तो ये बताएं। दूसरा,
कांग्रेस की सूची में अध्यक्ष और विधायक के बीच में जिस तरह के वाद विवाद हो रहे हैं, ये किस चीज के संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जो भी नियुक्तियां किसी भी प्रदेश में करते हैं, वो पूरी सोच समझ के और पूरे विचार करके करते हैं। ऐसे नहीं कि लगा देते और बाद में उसका विरोध होता है। और जिस तरीके से पंजाब के 10 मंत्री हरियाणा में लगाए हैं, तो हम पूरी तरीके से हरियाणा में तैयार है संगठन को लेके भी और लोगों की आवाज उठाने के लिए भी। और आज अगर आप प्रदेश में देखें तो आज हमारे पास 6000 पूरी हमारी जो नियुक्तियां हो चुकी है, जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आज हरियाणा में है, और हमारा 2.5 लाख टारगेट है जो पदाधिकारी हमें बनाने हैं। और आप इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से पुरजोर कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है। लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं बहुत लोग। और आज अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमने पंजाब में और दिल्ली में जो हमने सरकार दिया, जो मॉडल हमने दिल्ली और पंजाब में दिया, वो हरियाणा के लिए भी हम देना चाहते हैं। और हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो आप इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस में आपस में जो है वो गुटबाजी है, बयानबाजी है? कांग्रेस पे भी आ रहा हूं कि देखिए वरुण जी, अभी हम 2 दिन बाद फिर बैठेंगे डिबेट पे इस बात के लिए कि जो सामान्य समिति की जो इन्होंने लिस्ट आउट की है, ये कैंसिल हो गई है। और शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला अन्य नेता प्रभारी से मिले या सोनिया गांधी से मिले और उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। फिर मुंह की खानी पड़ेगी कांग्रेस को। और दूसरी बात यह कि देखिए आज कैसा वक्त आ गया कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के एक विधायक भी गोगी जी कह रहे थे कि कॉमन सेंस की बात बताने लगे भाई, प्रदेश अध्यक्ष को कॉमन। हेलो जी राकेश, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष को समझ में आनी चाहिए थे। देखिए, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कॉमन सेंस ही नहीं है और उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता इस बात का उनपे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं। और कांग्रेस तो पूरी तरीके से देखिए 9 साल में आप देखिए कांग्रेस को ना संगठन बन पाया, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए और 4 प्रभारी बदल लिए। और अभी ये बावरिया जी का भी यही हाल होगा, कुछ दिन में बावरिया भी सर फोड़ के यहां से निकल लेंगे, क्योंकि कांग्रेस का हरियाणा में कुछ होना नहीं। और आप विपक्ष की बात करें, मैं 1 सेकंड और लूंगा आपसे। देखिए, आप आज हरियाणा की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और आज वो लोग चाहते हैं कि कोई आवाज उठाए। विपक्ष की अगर पार्टी है तो कांग्रेस है, परंतु कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है। हम लोग अगर आज बीजेपी के कोई खिलाफ अगर कोई कर रहा है या विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है, तो आम आदमी पार्टी निभा रही है। तो इसको लेके आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारी लिस्ट आउट की है 10 प्रभारियों की, निश्चित तौर पे वो लोग हरियाणा में काम करेंगे, जो हरियाणा की समस्या है उसको उठाएंगे। और हरियाणा में मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार। ठीक है राकेश भाई, आपकी बात विस्तार से मैंने सुन ली। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सुमित्रा जी ने कहा दल में दल और राकेश कह रहे हैं कि ठीक है विपक्षी दल तो है लेकिन आपस में उलझे हुए हैं। रजवन भी ये कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का मामला ऐसे ही चलता है। जी, चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, और दलों की तो हरियाणा में कोई स्थिति नहीं है, आज कल होगी पता नहीं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। क्या भाजपा में विरोध नहीं है? हर जगह विरोध है, पर क्योंकि भाजपा सत्ता में है और सत्ता का एक बड़ा भारी वर्चस्व होता है, वो कभी बोलते नहीं। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताऊंगा जो यहाँ कोई प्रासंगिक नहीं है। जब हम विपक्ष में होते थे तो बीजू पटनायक जी बहुत बड़े नेता होते थे विपक्ष के, हमारे साथ ही थे लोक दल के अंदर। और मैं चौधरी देवीलाल जी के संदर्भ में शिकायतें करता था चौधरी चरण सिंह के यहाँ। मैं बड़ा यंग था, 20-22 साल का, और मैं उस समय सेक्रेटरी था पार्टी का। तो बीजू पटनायक मुझे बहुत धमकाते थे, बोला तू बदमाश लड़का है, तुझे वैसे ही बोलते थे बड़े प्यार से, बोला तुझे कुछ पता नहीं, बोले इन कांग्रेसियों से कुछ सीखो। बोले ये कांग्रेसी लड़ते नहीं, कोई चुप रहते हैं, कोई सत्ता आ जाती है तो कोई चेयरमैन मिल जाती है, कोई मेंबरी मिल जाती है, कोई डिप्टी मिनिस्टर बन जाता है, और तुम लोग लेना चाहते हैं क्या? विपक्ष के लोग छड़ों पर लड़ते हो, मतलब बिना पद बिना बात के लिए लड़ते रहते हो। तो ये जो भी विपक्ष में होता है, जब भाजपा विपक्ष में थी उनकी यहां भी यही हालत थी, छोटी सी पार्टी थी, उनकी यहां भी यही हालत थी। जब व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वो लड़ता रहता है, जब सत्ता आती है तो सत्ता के फेविकोल से वो चिपक जाता है, और जो सत्ता का फेविकोल है उसमें जो आंतरिक लड़ाई है वो दिखती नहीं है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो सवाल उठाए आपके सामने है,
राव इंद्रजीत सिंह रोज सवाल उठाते हैं, आपके सामने है। कृष्णपाल गुर्जर जी किस तरह फरीदाबाद में सवाल उठाते हैं, वो आपके सामने है। बहन सुमित्रा जी, कभी हमारे पुराने मित्र रामविलास शर्मा का दुख समझ ले, आपको पता है। बराला साहब की क्या हालत है, आपको पता है। वो बेचारे 30 में बोलते हैं पर खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि सत्ता है। आप क्या खुलकर बोल देते हैं? हाँ, कांग्रेस में विडंबना है कि वो खुलकर भी बोल लेते हैं और अनावश्यक भी बोल लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तंज कसने का अधिकार है इन लोगों को, क्योंकि हमारे इनको तंज कसने का मौका कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं ना। अब हमारी कमजोरी के अंदर हमारी गलतियों का ठीक रहा, यदि हम विपक्षियों पे फोड़े, अपने विरोधियों पे फोड़े, वो भी उचित नहीं है। पर मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे भाजपा खुश हो ले, चाहे भाई रजवंत खुश हो ले, चाहे आप पार्टी वाले खुश हो ले, उनको लोकतांत्रिक अधिकार है और वो कितने ही दावे कर ले, कुछ भी कर ले, मैं उनके दावों पर भी कोई आपत्ति नहीं करता। पर हरियाणा की जनता, हरियाणा का कांग्रेस का संगठन पूरी तरह मजबूत है। मुख्य मुकाबला हरियाणा का चाहे लोकसभा का है और चाहे कांग्रेस चाहे विधानसभा का है, कांग्रेस का होना है और हम जीतेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हम कहीं है ही नहीं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम 3 और 13 में नहीं है, उन भाइयों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप हमसे हरियाणा के अंदर गठबंधन के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? जब हम 3 और 13 में है ही नहीं, तो पहले ही हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है इंडिया गठबंधन, उसने तो पहले ही तय कर रखा है कि 450 सीटों पर गठबंधन होगा, 120 पर नहीं होगा, और स्टेट वाइज गठबंधन होगा, स्टेट टू स्टेट। तो आप हरियाणा की 10 सीटों को भी ये मान लीजिए कि कांग्रेस तो कहीं है नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, और हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। कृपा करके ठीक है जी, 10 सीटों को अलग मान लीजिए और आप लड़िए चुनाव। आप मजबूत है, आपको कौन रोक रहा है? सुमित्रा चौहान जी, भाई वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो चलिए है, वो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आपके यहाँ फेविकोल है इसलिए दिख नहीं रहा। बात मैं कहना चाहती हूँ, विद्रोही जी ने बड़ी ही गंभीरता से सारे विषय को सभी दलों में, मैंने भी उससे पहले यही कहा, एक परिवार की तरह दल होता है। जब परिवार की बात अपने घर में सुलझाई जाती है, एक जैसा विचार परिवार में भी नहीं होता, थोड़ी बहुत बात सब जगह होती है, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन सड़कों पर आकर कहना ऐसा तो नहीं है कि गोगी जी ये सारी चीजें नहीं समझते, सब चीजें समझते हैं। लेकिन वो बात ऐसा भी नहीं है कि वो कहना नहीं चाहते और कह रहे हैं, वो कहने के लिए ही कह रहे हैं। रही इंडियन नेशनल लोकदल की बात मैं सुन रही थी, 2019 के चुनाव से पहले अगर यही हालत ना हुई होती तो आज उनकी भी प्रस्थिति और जेजेपी की पैदाइश उसी में से हुई है कि बातें जिस तरीके से हमारे भाई भंडारा जी बैठे हैं, वो सब एक वक्त में बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के थे। तो ये चीजें कार्यकर्ता को सभी दल पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन बात सड़क पर संगठन की कुछ मर्यादाएं होती है और माननी चाहिए। विद्रोही जी ने कहा सही बात है, हम किसको दोष दें, वो अपनी बात कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को या इंडियन नेशनल लोकदल को या आपको हर पार्टी को अपना एजेंडा लेकर जाने का अधिकार है। और जहां तक रही कोई भी दलों में भारतीय जनता पार्टी की हूँ, तो मैं सबसे पहले मुझे राजनीतिक दल के नाते मेरा कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ किस उद्देश्य से और किस मकसद से मिले और किस एजेंडे से मिले, मुझे करना ही चाहिए, हर दल का ये अधिकार है। लेकिन संगठन की कुछ मर्यादाएं होती, उस मर्यादा में हम सबको काम करना चाहिए। मैं इस पर इतना ही बात कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस का विषय, कांग्रेस को सुलझाना चाहिए। और आज आपने जो प्रवक्ता बुला रखे हैं कांग्रेस के, बहुत ही समझदार और बहुत वरिष्ठ। नहीं, वो तो खैर हम तो विद्रोही जी को जानते हैं कि बड़ा तसल्ली से अपनी बात कहते हैं और साफ गोई से बात कहते हैं। रजवंत भाई देखिए, विद्रोही जी कहते हैं कि बात बीजेपी की हो तो समझ आती है, बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला है, बाकियों को हम अभी फिलहाल काउंट नहीं कर रहे हैं। और फिर आप लोग ही, अगर हम इतने ही शून्य हैं, तो आप लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई कि अलायंस हो जाए? देखिए, बात इंटरेस्ट लेने की नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा था कि कोई भी दल अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी इंडिया गठबंधन अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गठबंधन में शामिल करने के लिए अगर अपनी सहमति देता है तो हम तैयार हैं, वरना हम 10 की 10 लोकसभा पे और 90 की 90 विधानसभा पे
हमने अपनी तैयारी कर रखी है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। और अब मैंने आपको अभी मैं बता रहा था दूसरे चैनल पे भी मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर से हमारी आगामी यात्रा स्टार्ट है। तो हमको अपने पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से जोश भरा जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या क्या जिम्मेदारी लगाई जाए, उसके लिए तैयार है। रही बात संगठन की, हमारी पार्टी का भी संगठन का पुनर्गठन हो रहा है और वो इसी महीने फाइनल हो जाएगा। पार्टी का संगठन अगर बनेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी में और मजबूती आएगी। लेकिन मैं एक चीज ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो बात कही थी वो यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि बिखराव हो, वोटों का बिखराव हो और उसका फायदा कहीं ना कहीं मैं इसका उठाऊं। और ये मान के चले कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि 10 की 10 लोकसभा पे हम सक्षम है। और हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे कि सक्षम है। पिछली बार भी 2019 में भी तो वो सक्षम थे, तो सक्षम थे तो तब उनका क्या हालत हुई थी? सक्षम थे तभी तो उनकी हालत हुई, एक भी सीट नहीं आई। और केसी त्यागी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि 10 की 10 हार जाना मंजूर है, लेकिन किसी को एक सीट देना मैं ठीक नहीं समझूंगा। कारण कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं और वो इसी वजह से शायद इस गठबंधन के लिए यस नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता था उसको भंगित करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वही इस पे कई डिबेट मैं कर चुका हूँ राकेश भाई, इस पे मैं कई डिबेट कर चुका हूँ। राकेश भड़ाना मुझे बताएं भाई, आपके 10 मंत्री जो है पंजाब के यहाँ आ गए हैं, प्रभार संभाल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मजबूती देंगे, लेकिन विद्रोही जी फिलहाल आपको मुकाबले में काउंट नहीं कर रहे हो। देखिए, विद्रोही जी के कहने से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि विद्रोही जी ने पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी तो ले नहीं रखी कि जो चाहेंगे वो होगा, ये जो कहेंगे वो सही होगा। अगर इनकी पार्टी इतनी मजबूत थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने सबसे ज्यादा नौकरियां अपने शासन में रोहतक में दी, वहां लोकसभा क्यों हार गए? उनके बेटे क्यों हार गए? वो खुद सोनीपत से क्यों हार गए? क्यों फरीदाबाद में लोकसभा में जमानत जब्त हो गई? क्यों हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाए? वो तो बातें खैर ये कहने की बातें हैं। पूरे हरियाणा में अगर आप देखें तो पूरा हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कोई संगठन मजबूत है तो आम आदमी पार्टी का है। और पूरी तरीके से लोगों ने मन बना रखा है इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां है शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पे, जो भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के शासन में नहीं दे पाई और जो पिछले 10 साल कांग्रेस ने राज किया उसमें भी नहीं दे पाए, तो इसलिए आज हरियाणा में पूरी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां है, क्योंकि इसका एक देखें आप, हमारे पास 6000 लोग संगठन में जुड़ चुके हैं, 2.5-3 लाख लोगों का अभी हमारे पास नाम आ चुका है और पूरी तरीके से हमारा संगठन तैयार भी और पूरी तेजी से बढ़ रहा है। हम पंचायत तक पहुंच गए, हम नगर निगम के वार्ड तक पहुंच गए, हमारे सेक्रेटरी बन गए और जो 10 हमारे जो लोकसभा के जो प्रभारी बनाए हैं वो मंत्री है, बहुत समझदार है, वो हरियाणा की नब्ज को जानते हैं और हरियाणा के जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हमारे साथ मिलकर जो कार्यकर्ता और लोगों के साथ मिलकर हम उनकी पूरी जोर से उस आवाज को उठाएंगे। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें कि घोटालों में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और अगर हम इस बात की बात करें तो अगर हम इस बात की बात करें कि आज हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, क्राइम में नंबर 1 हो गया, तो आज पूरे हरियाणा के लोग समझ चुके हैं और हमारा संगठन और हमारे लीडर पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से अनुराग ढांडा साहब पूरी तरीके से हरियाणा में घूम रहे हैं, सुशील गुप्ता जी घूम रहे हैं और अशोक तंवर जी घूम रहे हैं और लोगों के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस तो घर में बैठ के एसी की राजनीति कर रही है, वो बयानबाजी कर देते, कभी हुड्डा साहब कर देते कि शैलजा के पल्ले कुछ नहीं और शैलजा कह देती कि प्रदेश अध्यक्ष के पल्ले कुछ नहीं है और ये तो ऐसे चलता रहेगा। कांग्रेस के आने वाले भविष्य में कुछ है नहीं। वरुण जी हम हार गए, बिल्कुल सही बात है, पर नंबर 2 पर तो हम ही रहे थे। जो हम पर कोस रहे हैं वो अपनी स्थिति देख लें। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 67 एमएलए थे, 70 में से 67। क्या हुआ? तीसरे नंबर पर थे, दूसरे पर भी नहीं थे। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और आप पार्टी तीसरे नंबर पर थी। तो चुनावी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, पर मुख्य मुकाबले में कौन है? वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर है। मेरा ये कहना है कि हम मुख्य मुकाबले में है। अब जिसको भी गठबंधन हमसे करना है नहीं करना है दूसरे दल जाने, पर जिस दल से गठबंधन करना होता है उसकी कमियां और अच्छाइयां दोनों ही स्वीकार कर उसके साथ आना होता है। हर दल के अंदर कुछ कमियां होती हैं, हर दल में कुछ अच्छाइयां होती हैं।
तो जो दल ये सोचते हैं कि हमारे अंदर केवल कमियां ही कमियां हैं, हम कुछ है ही नहीं, मैंने फिर बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हमें माफ करो, आप अकेले लड़ लो, आप बहुत मजबूत हैं, हम बहुत कमजोर हैं, पर जो मेरा आकलन है फैसला जब तो आपके पीछे विद्रोही जी घूम कौन रहा है? नहीं बोला क्यों बोल रहे हैं आप अपनी बारी में कह देना ना, झगड़ा खत्म होगा, जो आपको कह रहे कह देना, मैं रोक रहा हूं आपको। अब हरियाणा की जनता क्या फैसला करेगी ये तो जनता जाने, जनता का निर्णय सर्वोच्च होता है। हमारा आकलन है कि हम गलत है या सही है, ये फैसला तो जनता करेगी कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। लोकसभा चुनाव में आप देख लेना, दिल्ली में भी अगर हमारा गठबंधन इनसे आप पार्टी से हो या ना हो, वहां भी हमारा और बीजेपी का मुकाबला होगा, हरियाणा में भी हमारा और बीजेपी का मुकाबला होगा, और 2019 इसका गवाह है। अब लोग खुश होना चाहते हैं, लोग अपने प्रशंसा करना चाहते हैं, अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। चलिए एक छोटा जवाब दीजिएगा, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से 30 सेकंड लीजिएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विद्रोही जी कह रहे हैं, मैं दिल्ली की बात बताना चाहता हूं। दिल्ली में नगर निगम में ये लड़े, नगर निगम में सारे पार्षदों की नौकरी जमानत जब्त हो गई। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 130 नंबर पे लोकसभा में, विधानसभा में सारे जितने भी थे सबकी जमानत जब्त हो गई। और रही बात हरियाणा की, विद्रोही जी, ये आपका भरम भी हम तोड़ देंगे इस बार, ये भरम टूट जाएगा, कोई लंबी बात नहीं है। जनता बिल्कुल आपको पहचान चुकी है, तूने आपने वो 10 साल हरियाणा पे राज किया, और जो आज विपक्ष की भूमिका आपने, ये सब लोग जानते हैं। आपके नेता ही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि गृह मंत्री मेरे दोस्त हैं, ये सब लोग जानते हैं। हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो लोगों के लिए जो हमें दिल्ली में और पंजाब में दिया वो हम देना चाहते हैं, लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। मैं आपको जिस घमंड में आपका घमंड टूट जाएगा, ये जनता सब देख रही है। कोई नहीं, अभी आने वाले समय में बताते रह जाएगा कि लोकसभा में आप कितने पानी में हो। ये फरीदाबाद जिसे आप अपना गढ़ बताते थे, हरियाणा को अपना गढ़ बताते थे, हरियाणा के लोगों ने आपको बता दिया और फिर बता देंगे। ये तो अभी लंबी बात नहीं, 2-3 महीने की बात है। चलिए ठीक है, हम आपके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे आपके पीछे पीछे कि आप अपने गठबंधन कर लो, आप हमारे साथ आ जाओ। विद्रोही जी वो कह रहे हैं हम नहीं भाग रहे पीछे पीछे, हमारे मंत्री तैयार है, हमारे केजरीवाल जी ने हमारे लोगों की ड्यूटी लगा दी। आपको तकलीफ, आपकी तो एक लिस्ट आती है, दूसरी दिन वो लिस्ट कैंसिल हो जाती है। आपके पहले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कहते हैं, शैलजा जी कुछ कहते हैं, जल्दी सुमित्रा जी हटाना जानता है इस बात को। आपको जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल भी निराधार है, उसका कोई भी उनका वजन नहीं है आपकी बातों का। सुमित्रा जी बोलिए। 24 लोकसभा भी हम जीतेंगे और विधानसभा भी हम जीतेंगे, और संगठनात्मक ताकतों से जीतेंगे। चलिए सर समय, हाँ जी रजवन जल्दी से एक लाइन कहिएगा बस। मैं ये चीज कह रहा था कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है, जिस प्रकार से जो यहाँ पर झगड़ रही है और सेंटर में अपना गठबंधन होने की बात कर रही है और हरियाणा में गठबंधन नहीं करने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो हरियाणा की जो जनता है, उसको भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो अब इन दोनों पार्टियों को पहचान चुके हैं, और इसीलिए मैं बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि उनका दिमाग इसी वजह से बदला है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप चारों मेहमान का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।